इफ्को पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से उर्वरता उत्पादन एवं विपणन के साथ मिट्टी की उर्वरता तथा फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्यरत है और बेहतर कृषि एवं किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सदैव प्रभावी कदम उठाए हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्यावरण सुरक्षा के साथ खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसका समाधान नवीनतम कृषि तकनीकी एवं सक्षम उत्पादों का उपयोग ही है। इफ्को ने किसानों की संस्था होने के नाते अपने दायित्व और कृषि की वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नैनो तकनीक आधारित और विश्व स्तर पर पेटेंटेड स्वदेशी नैनो यूरिया उत्पाद तैयार किया है, जिसका विकास नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर NBRC इफ्को कलोल गुजरात के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। नैनो यूरिया पर कार्य करने के मुख्य उद्देश्य हैं: 1. परंपरागत नाइट्रोजन उर्वरक की जगह बेहतर उपयोग, दक्षता एवं प्रभावी तकनीकी वाला पोषक विकल्प प्रदान करना। 2. यूरिया के असंतुलित एवं अंधाधुंध प्रयोग को कम करना। 3. अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करना। और 4. नाइट्रोजन के संतुलित और बेहतर प्रयोग के द्वारा मिट्टी, वायु व जल प्रदूषण को कम करना। नैनो तकनीक द्वारा बनाए गए नैनो उर्वरक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना फसलों को पोषकता प्रदान करते हैं। ये कृषि में पारंपरिक उर्वरक प्रबंधन का बेहतर विकल्प प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन पौधों की अच्छी बढ़वार और विकास के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व है। वर्तमान में किसानों द्वारा फसल की नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। यूरिया का उपयोग पूरी तरह से फसलों द्वारा नहीं कर पाने से वायु, मृदा और जल प्रदूषण द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। नैनो यूरिया के दानों की तुलना में अति सूक्ष्म एवं प्रभावी होने से समान रूप से पौधे के सभी भागों में वितरित होकर अनुकूल प्रभाव दिखाता है और पौधों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध होता रहता है। पत्तियों पर छिड़काव करने पर इसे आसानी से सीधे या स्टोमेटा के माध्यम से आंतरिक क्रियाओं द्वारा पौधे की आवश्यकता अनुसार प्रोटीन, अमीनो एसिड आदि के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। प्लांट सेल वाक्याल में संग्रहित नैनो नाइट्रोजन संयंत्र की जरूरत के अनुसार धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध होता है। बेहतर परिणाम के लिए नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर बोतल का प्रयोग फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर किया जाना चाहिए। पहला छिड़काव फसल के विकास की प्रारंभिक अवस्था में तथा दूसरा छिड़काव फूल निकलने से पहले की अवस्था में करना चाहिए। इफ्को नैनो की 500 मिलीलीटर बोतल द्वारा यूरिया के प्रयोग में कम से कम 1 बैग की कमी की जा सकती है। इससे मृदा एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ बेहतर उत्पादन भी प्राप्त होता है। इफ्को नैनो यूरिया का उपयोग अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां, फलों, टर्फ घास जैसी सभी प्रकार की फसलों में सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। इफ्को नैनो यूरिया का मूल्यांकन भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 द्वारा जारी नैनो एग्री इनपुट के मूल्यांकन के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है, जो कि DBT भारत सरकार और FCO 1985 भारत सरकार द्वारा ICAR, KVK और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में संस्तुतियों पर आधारित है। सभी परीक्षणों द्वारा ये भी प्रमाणित किया गया है कि इफ्को नैनो उत्पाद फसल, किसान और पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इनके प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा और अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने के साथ यूरिया की बढ़ती मांग एवं अंधाधुंध प्रयोग को भी कम किया जा सकेगा। इफ्को नैनो यूरिया के प्रयोग के और भी कई फायदे हैं। नैनो फर्टिलाइजर एक लागत प्रभावी समाधान है जो सब्सिडी वाली यूरिया के 1 बैग के मुकाबले 10% सस्ता है। इससे खेती की लागत कम होती है और इसका प्रयोग शुष्क भूमि और संरक्षित खेती में भी किया जा सकता है। इफ्को नैनो यूरिया के प्रयोग से भारत सरकार की हजारों करोड़ की उर्वरक सब्सिडी की बचत हो सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों SAUs द्वारा किए गए फसल परीक्षण के परिणाम ये बताते हैं कि इफ्को नैनो यूरिया के प्रयोग से किसान को लगभग 2000 रुपए प्रति एकड़ का अतिरिक्त मुनाफा होगा। नैनो यूरिया के प्रयोग से किसानों की आय में वृद्धि होगी, उर्वरक आयात पर होने वाले विदेशी मुद्रा व्यय एवं सब्सिडी के खर्चों को भी कम करने में सहयोग मिलेगा।
इफ्को नैनो यूरिया देश के उस सपने को पूरा करता है जिसमें नवीन तकनीक और स्वदेशी कृषि उत्पादों से भारत की कृषि और किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। इफ्को नैनो यूरिया का उद्देश्य आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर अधिकतम किसानों तक पहुंचाना है। ये विशिष्ट एवं प्रभावी कृषि आदान के रूप में फसल एवं आहार पोषण की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी सक्षम है। उर्वरता तथा फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्यरत है और बेहतर कृषि एवं किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सदैव प्रभावी कदम उठाए हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्यावरण सुरक्षा के साथ खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसका समाधान नवीनतम कृषि तकनीकी एवं सक्षम उत्पादों का उपयोग ही है। इफ्को ने किसानों की संस्था होने के नाते अपने दायित्व और कृषि की वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नैनो तकनीक आधारित और विश्व स्तर पर पेटेंटेड स्वदेशी नैनो यूरिया उत्पाद तैयार किया है, जिसका विकास नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर NBRC इफ्को कलोल गुजरात के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। नैनो यूरिया पर कार्य करने के मुख्य उद्देश्य हैं: 1. परंपरागत नाइट्रोजन उर्वरक की जगह बेहतर उपयोग, दक्षता एवं प्रभावी तकनीकी वाला पोषक विकल्प प्रदान करना। 2. यूरिया के असंतुलित एवं अंधाधुंध प्रयोग को कम करना। 3. अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करना। और 4. नाइट्रोजन के संतुलित और बेहतर प्रयोग के द्वारा मिट्टी, वायु व जल प्रदूषण को कम करना। नैनो तकनीक द्वारा बनाए गए नैनो उर्वरक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना फसलों को पोषकता प्रदान करते हैं। ये कृषि में पारंपरिक उर्वरक प्रबंधन का बेहतर विकल्प प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन पौधों की अच्छी बढ़वार और विकास के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व है। वर्तमान में किसानों द्वारा फसल की नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। यूरिया का उपयोग पूरी तरह से फसलों द्वारा नहीं कर पाने से वायु, मृदा और जल प्रदूषण द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। नैनो यूरिया के दानों की तुलना में अति सूक्ष्म एवं प्रभावी होने से समान रूप से पौधे के सभी भागों में वितरित होकर अनुकूल प्रभाव दिखाता है और पौधों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध होता रहता है। पत्तियों पर छिड़काव करने पर इसे आसानी से सीधे या स्टोमेटा के माध्यम से आंतरिक क्रियाओं द्वारा नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार सभी उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम। आज विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम इफ्को उत्तराखंड का ये वेबिनार, जो कि पर्यावरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, आज इस अवसर पर हम आज इसको प्रारंभ करते हैं। इफ्को भारतीय किसानों की एक सहकारी संस्था, जो कि निरंतर किसानों के लिए प्रयास रहती है कि किसानों का हित किस तरीके से हो, किसानों का उत्थान किस तरीके से हो, तथा जो हमारी भूमि है, भूमि के स्वास्थ्य को हम किस तरीके से बनाए रखें, तथा इस पर्यावरण की सुरक्षा भी इसके साथ साथ हम रखें, ताकि हम जो भी इफ्को के लिए किसानों से संबंधित जो भी हम उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पर्यावरण की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण रहे। तो इसी के दृष्टिगत अभी तक हम लोग इफ्को उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम किसानों के उत्थान के लिए चला रहे थे। बहुत सारे कार्यक्रम इफ्को के थे, किसान सभाएं थी, किसान दिवस थे, विभिन्न फसलों पर हम फसल विचार गोष्ठियां कर रहे थे, किसानों के मृदा नमूने लेते थे, किसानों को प्रशिक्षण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रशिक्षण के लिए भेजते थे। बहुत सारे अभियान हम चलाते थे, लेकिन जो ये इफ्को के सभी कार्यक्रम थे वो हमारे द्वारा जब हम किसानों के बीच में जाते थे तभी हम उनको कार्यक्रम को चलाते थे, किसानों से बात करते थे और उनको अपनी बात कहते थे। लेकिन जब से ये महामारी का दौर, कोरोना काल एक शुरू हुआ है, उसने हमें ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है ताकि हम सीधे तौर पर किसानों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमारे माननीय विपणन निदेशक महोदय ने संचार की इस नई तकनीक में हमें एक नया रास्ता दिखाया।
किसानों के बीच में जाने के लिए आपने हमें प्रेरित किया कि किसानों के बीच में आप लोग जाइए। जो संचार की नई तकनीक है, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और जो किसानों के लिए हम इफको जो इतने सारे उत्पाद ला रही है किसानों के हित से संबंधित, उनको किसानों के पास उस सूचना को पहुंचना चाहिए। तो किसानों के पास उस सूचना को पहुंचाने के लिए आज ये हमारा प्लेटफॉर्म हमें मिला है। माननीय विपणन निदेशक महोदय ने हमें एक दिशा दी है कि आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों से जुड़ें, तथा हमारा सौभाग्य है एक ऐसे अवसर पर जो ये हमें प्लेटफॉर्म मिला है, हमने अनुरोध किया उत्तराखंड प्रदेश में कृषि के मुखिया डॉक्टर हरबंस सिंह चुग साहब से, जो कि सचिव कृषि कृषक कल्याण एवं श्रम का आप यहाँ पर कार्य देख रहे हैं। जब मैंने आपसे अनुरोध किया कि हम किसानों के बीच में जाना चाहते हैं डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर चुग ने सहर्ष स्वीकार किया कि बहुत अच्छी बात है। और ऐसे विषम परिस्थितियों में, जबकि कोरोना काल चल रहा है, इफको ने एक नई पहल की है, पर्यावरण की दिशा में एक नया उत्पाद लाए हैं, तथा किसानों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं इफको के बीच में रहूंगा और हमारे बीच में आज कृषि प्रदेश के उत्तराखंड प्रदेश के मुखिया डॉक्टर हरबंस सिंह चुग हमारे बीच में हैं। मैं आपका न कि केवल अपनी ही ओर से, बल्कि इफको के साथ साथ प्रदेश के वो सभी किसान भाई जो कि हमारे बीच में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और मैं कहूँगा प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के किसान हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड के बाहर से भी अनेक किसानों के फोन हमारे पास आ रहे हैं कि आपका कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा, क्या होगा। तो उन सभी किसान भाई जो कि हमारे देश के किसान इस माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनकी तरफ से अपने प्रदेश के मुखिया डॉक्टर हरबंस सिंह चुग का एक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे बीच में, सभी किसानों के बीच में आप यहाँ पर आए। इसी के साथ साथ मैं अभिनंदन करता हूं डॉक्टर रमेश चंद्रा साहब का, जो कि पंतनगर के हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, हमारे बीच में है डॉक्टर रमेश चंद्रा, और वर्तमान में इफको चेयर आप देख रहे हैं, वहां पर सॉइल साइंस विभाग के आप हेड हैं। आप हमारे बीच में, कृषकों के बीच में आने के लिए आपने समय दिया, आपका भी मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ साथ हमारे इफको की टीम के मुखिया, हमारे विपणन निदेशक श्री योगेंद्र सिंह साहब का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, तथा उत्तराखंड प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से, समस्त अधिकारी कर्मचारियों की ओर से, और समस्त देश के दर्शकों की ओर से जो कि इस कार्यक्रम को देखते हैं, मैं माननीय विपणन निदेशक महोदय का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात, जो कि आज पर्यावरण दिवस की शुभकामनाओं से संबंधित मैं सबसे पहले अपने कार्यक्रम को शुरुआत की, उसमें एक नई दिशा देने वाले, किसानों को एक नया उत्पाद देने वाले डॉक्टर रमेश रालिया साहब, जो कि नैनो उत्पाद को लेकर आए हैं, एक टेक्निक को लेकर आए हैं, हमारे बीच में है। मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर रमेश रालिया साहब का। एक नई तकनीक दी किसानों को उनकी उत्पादन बढ़ाने के लिए और एक पर्यावरण के लिए। अब पर्यावरण चाहे वो वायु से संबंधित हो, वायु प्रदूषण से संबंधित हो, चाहे जल प्रदूषण से संबंधित हो, चाहे भूमि संबंधित से संबंधित हो, पर्यावरण को सुरक्षित रखना आज के समय में एक महत्वपूर्ण दिशा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी ये आह्वान किया था कि कोई ऐसा उत्पाद लाया जाए जिससे पर्यावरण की सुरक्षा भी रहे, तथा किसान जो हमारे अंधाधुंध यूरिया का उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग को कम किया जाए। अभी डॉक्टर रालिया जब संबोधन अपना करेंगे, उसमें दिखाएंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उस अपील को, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूरिया को कम किया जाए और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए कोई ऐसा काम भी किया जाए ताकि किसानों की आय में भी वृद्धि हो। तो हमें खुशी है कि आज हमारा ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर हमें एक मिला है। और मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अनुरोध करूंगा डॉक्टर रालिया साहब से, उससे पहले मैं चाहूंगा एक 4 लाइन सीनियर आदमी है जो डॉक्टर रालिया के संबंध में। डॉक्टर रालिया साहब राजस्थान में जन्मे, काजरी जोधपुर से पीएचडी की डिग्री आपने प्राप्त की। वर्तमान समय में इफको में महाप्रबंधक शोध एवं विकास के पद पर आप कार्यरत हैं। साथ ही वॉशिंगटन विश्वविद्यालय सेंट लुइस अमेरिका में विजिटिंग वैज्ञानिक भी है,
जहां पर वह इफ्को में आने से पहले आप अनुसंधान कार्य कर रहे थे, वहां के विजिटिंग वैज्ञानिक भी आप हैं। डॉक्टर रालिया टिकाऊ खेती के लिए नैनो तकनीक आधारित उर्वरकों के निर्माण पर शोध कर रहे हैं। उन्होंने नैनो तकनीक पर कार्य करते हुए 100% उर्वरक उपयोग दक्षता वाले उर्वरकों का विकास किया है। डॉक्टर रालिया के नाम 70 से अधिक शोध पत्र हैं, 3 किताबें हैं और लगभग 10 पेटेंट हैं। डॉक्टर रालिया कई अंतरराष्ट्रीय सोसाइटीज के सदस्य भी हैं तथा कई अंतरराष्ट्रीय खिताब भी आपके नाम हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स यूके द्वारा ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी फाइनलिस्ट अवार्ड, वॉशिंगटन विश्वविद्यालय सेंट लुइस द्वारा पेटेंट अवार्ड 2021। तो मैं आपका डॉक्टर रालिया का पुनः इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं तथा डॉक्टर रालिया से अनुरोध करता हूं कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे सभी उपस्थित किसान भाइयों को संबोधित करेंगे। इससे पहले कि आप संबोधित करेंगे डॉक्टर रालिया, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। मैं सभी किसान भाइयों से सभी लोगों का मैंने स्वागत किया, लेकिन मैं स्वागत करना चाहूंगा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर तेज प्रताप सिंह साहब का। आपका बड़ा सहयोग हमें मिला। कल आपने पूरे विश्वविद्यालय में इस बात को प्रचार कराया, आदेश दिए कि यहाँ पर इफ्को का एक प्रोजेक्ट होने वाला है और आज सभी लोग उसमें जो है उससे लाभान्वित हो। मैं डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा का, डीन एग्रीकल्चर पंतनगर विश्वविद्यालय डॉक्टर SK कश्यप साहब का और डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर AS नैन साहब के साथ साथ पंतनगर विश्वविद्यालय के समस्त टीचिंग स्टाफ का तथा समस्त उन विद्यार्थियों का जो कि वहां पर पढ़ रहे हैं तथा शोध कर रहे हैं और इस कार्यक्रम से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पुनः डॉक्टर रालिया से अनुरोध करूंगा कि वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नैनो टेक्नोलॉजी पर अपनी वार्ता रखने का रखें। धन्यवाद। थैंक यू NK सिरोही जी, SMM उत्तराखंड साहब, ऑनरेबल सेक्रेटरी सर एग्रीकल्चर उत्तराखंड गवर्नमेंट, ऑनरेबल प्रोफेसर चंद्रा from the Uttarakhand University Pantnagar, honorable marketing director sir, and all the professors, scientists and farmers who are joining today to attend this webinar. I would like to share a presentation about IFFCO nano urea or nano urea liquid fertilizer related presentations. I will make this presentation in Hindi so that like all the farmers can get acquainted of. तो समस्त किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज मैं नैनो टेक्नोलॉजी आधारित उर्वरक, नैनो फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। किसान भाइयों, नैनो यूरिया तरल एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर है जो पौधों को नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करता है। तो किस प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी से, जहां पर हम 1 से 100 नैनोमीटर आकार के पार्टिकल्स का स्टडी करते हैं, वो किस प्रकार बेनिफिशियल है हमारे क्रॉप्स के लिए, हमारे प्लांट्स में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, उसके बारे में हम जानकारी अर्जित इस प्रेजेंटेशन के दौरान करेंगे। और जहां तक 1 नैनोमीटर की बात है, तो 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। So how these small particles help plant to get nutrient use efficiency better, we will discuss in this presentation. So today when we are talking about talking to the farmers of Uttarakhand state, so उत्तराखंड भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर हम विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं और कृषि ही नहीं, वन एवं पर्यावरण की दृष्टि से भी ये राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि आज पर्यावरण दिवस भी है, तो हम ये बात भी डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ कि नैनो यूरिया से पर्यावरण के लिए क्या क्या फायदे हैं नैनो यूरिया के प्रयोग से। तो हम विभिन्न प्रकार की फसलें जो हमारे राज्य के अंदर उगाते हैं, या कोई भी फसल या कोई भी पौधा जो हम लोग चाहे हमारे किचन गार्डन से लगाकर फॉरेस्ट में या फिर फार्म में कहीं पर भी हम पौधा उगाते हैं, तो उसको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उन सब पोषक तत्वों में करीब 14 से 17 प्रकार के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पौधे को आवश्यक रूप से चाहिए, जिसे हम एसेंशियल मिनरल्स या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। And out of these 14 to 17 nutrient elements, plant require in highest quantity is the nitrogen.
बिकॉज दैट इज कंट्रीब्यूट नाइट्रोजन पौधे को सबसे ज्यादा चाहिए, एवरेज ड्राई मैटर के हिसाब से भी ये 1.5% होता है प्लांट का पार्ट। नाइट्रोजन पौधे को इसलिए चाहिए क्योंकि पौधे की कोशिका के अंदर जितने प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, मोस्टली जैसे कोई भी प्रोटीन्स हुआ, एंजाइम हुआ, या फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन, जो कि क्लोरोफिल जिसकी वजह से पौधे की पत्ती हरे कलर की दिखाई देती है, जो लाइट को अब्सॉर्ब करती है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करती है एवं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करती है, एंड इवेंचुअली जो कार्बोहाइड्रेट बनता है या अमीनो एसिड्स जो सिंथेसिस होते हैं उनसे प्रोटीन बनता है, या जेनेटिक मटेरियल्स की बात करें हम, डीएनए या आरएनए की, चाहे हम किसी भी पौधे की कोशिका की किसी भी कंपोनेंट की बात करें तो उसके अंदर एक जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वह नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इसीलिए पौधे को एडिक्वेट अमाउंट में नाइट्रोजन की जरूरत होती है। किसान भाई जो है वो ये समझ जरूर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम आज जो वर्तमान में जो यूरिया प्रयोग कर रहे हैं, ये यूरिया पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है, लेकिन यदि हम इस यूरिया का असंतुलित या अधिक मात्रा में प्रयोग करें तो ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हम अधिक या असंतुलित क्यों प्रयोग करते हैं, या क्या होता है असंतुलित प्रयोग में या अधिक प्रयोग के दौरान, कि जब किसान भाई इस बात को समझेंगे कि हमारी जो हवा है, इस हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी हमें पौधों को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में देना होता है। उसका रीजन है कि नाइट्रोजन को एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्म में, एक पर्टिकुलर रासायनिक रूप में होना आवश्यक है पौधे के लिए फर्टिलाइजर के रूप में रोल प्ले करने के लिए। तो जब हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि विद इन 4-5 मिनट्स ये यूरिया का जो दाना है, जो सॉलिड है, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हाइड्रोलाइज हो जाता है साइंस की भाषा में, एंड फिर पौधा इसको अपटेक करता है। तो ड्यूरिंग जो ये प्रोसेस है ब्रॉडकास्ट करने से पौधे के द्वारा अपटेक करने तक, इस प्रोसेस के दौरान रैपिडली वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और वो या तो नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाता है और हवा में इमिट हो जाता है, या फिर अमोनिया के रूप में इसका इमिशन हो जाता है। तो जो पौधा उपयोग करता है वो केवल 30 to 40% है। रेस्ट 60 to 70% यूरिया फर्टिलाइजर दैट वी आर अप्लाइंग टू द फार्म फील्ड, इट इज गोइंग टू द एनवायरनमेंट। यदि मिट्टी में रह जाता है तो ये मिट्टी की पीएच को बदलाव करता है, मिट्टी की पीएच को अफेक्ट करता है, एसिडिक बना देता है। यदि मिट्टी की पीएच चेंज हो जाती है, सॉइल राइजोस्फीयर की पीएच बदल जाती है या इन्फ्लुएंस हो जाती है क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड के दौरान, पौधे का जब विकास का समय होता है, उस समय यदि राइजोस्फीयर जहाँ पौधे की जड़ होती है उसके वातावरण की यदि पीएच बदल जाती है तो पौधा न्यूट्रिएंट्स एफिशिएंटली अपटेक नहीं कर पाता। यदि बारिश हो गई या पानी ज्यादा मात्रा में खेत में दिया हमने, या खाद देने के तुरंत बाद पानी दिया, तो वहां पर पानी के साथ जो न्यूट्रिएंट है वो जमीन के अंदर रिसाव हो सकता है और वो वाटर टेबल तक पहुंच सकता है, या फिर न्यूट्रिएंट लीचिंग या न्यूट्रिएंट रन ऑफ होकर के ये ड्रिंकिंग वाटर तक भी पहुंच सकता है। तो पानी के अंदर भी ये नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा के ड्रिंकिंग वाटर को भी पोल्यूट कर सकता है। तो इन सभी को प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हमेशा इस बात का प्रयास रहता है कि किस प्रकार नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। साइंस में हमेशा से इस बात के ऊपर रिसर्च हो रहा है और होता भी है कि किस प्रकार न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, यूरिया हो, फास्फोरस हो, किस प्रकार इनकी न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। तो इसी पर्यावरण को, और आप जैसे पढ़े लिखे, इसी पर्यावरण को देखते हुए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि किस प्रकार हम यूरिया के प्रयोग को कम कर सकते हैं, फार्मर्स कम करना चाहिए। हमारी धरती माता को भी बचाना है। जिस प्रकार से हम आंख बंद करके अनाप शनाप यूरिया का उपयोग करते हैं, पूरी धरती माता हमारी तबाह हो रही है। तो हमारे किसान, कम से कम आपके जो 1100-1200 किसान, वो ये तय कर सकते हैं कि अभी अगर वो 5 थैली यूरिया लेते हैं तो आगे से 3 थैली में ही चलाएंगे। अभी वो 6 थैली लेते हैं तो आगे से 4 थैली में ही चलाएंगे। So what the Prime Minister here saying is that can we reduce the amount of urea fertilizer that we are using today? And the motivation behind this,
जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किस प्रकार हम यूरिया के प्रयोग को खेतों में कम कर सकते हैं वॉल्यूम के रूप में, वॉल्यूम मास के रूप में। जहां आज 4 थैली प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर क्या हम 3 थैली कर सकते हैं, 2 थैली कर सकते हैं। तो वो वॉल्यूम को कम करने की बात कर रहे हैं। इट मीन्स कैन वी इंक्रीज द यूज एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ साइंस, और दूसरी तरफ से क्या हम कोई अल्टरनेट फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। सो एंड दैट्स ऑल लॉजिक बिहाइंड इज अबाउट द सॉइल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड द फ्यूचरिस्टिक प्रॉस्पेरिटी विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रिशनल वैल्यू। फॉर दैट रीजन इफ्को ने नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्थापना की। इस नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में वी वर्क ऑन टेक्नोलॉजीज, वी वर्क ऑन द टॉपिक्स कि जिसे एग्रीकल्चर की वर्तमान की जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार जिस प्रकार हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, जिस प्रकार हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, या फिर फ्यूचर के लिए चाहे वो क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज हो, क्लाइमेट स्ट्रेस से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी हो, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो, या न्यूट्रिशनल फोर्टिफिकेशन के हिसाब से कोई टेक्नोलॉजी हो, तो उसके ऊपर हम लोग इस नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। और इसी का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड नैनो यूरिया। नैनो यूरिया नैनो तकनीक से बनाया गया नाइट्रोजन उर्वरक है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है, और इसकी जो यूज एफिशिएंसी है वो साधारण यूरिया की तुलना में बेहतर है। जब इसकी यूज एफिशिएंसी बेहतर है तो इसका, और दूसरा नैनो स्केल प्रॉपर्टी जो मैं आगे जाकर के बताऊंगा, उसकी वजह से इसकी जो मात्रा है वो साधारण यूरिया की तुलना में हमें बहुत कम चाहिए। और यदि मात्रा के रूप में कम चाहिए, यूज एफिशिएंसी अच्छा है, तो निश्चित रूप से इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स हैं। आगे जाने से पहले मैं बताऊंगा कि 1 नैनोमीटर, अगेन 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। इस नैनो यूरिया को आज जो फार्मर्स के बीच में लाया जा रहा है, उससे पहले इसको ऑल इंडिया लेवल पर मल्टी लोकेशन, मल्टी क्रॉप, मल्टीपल सीजन ट्रायल के लिए लॉन्च किया गया था, और इसको पूरे भारत में इसका परीक्षण किया गया। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड केवीकेज ऑफ उत्तराखंड एज वेल, which helped us to took the trial and efficacy trials of this product under their supervision and in their laboratories using their resources. तो जहां तक हम नैनो यूरिया के कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं, तो आप फोटो में देख रहे हैं कि एक तरफ साधारण यूरिया है और दूसरी तरफ नैनो यूरिया का प्रतीकात्मक फोटो है। तो साधारण यूरिया की बात करें तो वो 1 से 3 मिलीमीटर आकार के ग्रेन्स होते हैं, और दूसरी तरफ नैनो यूरिया की बात करें तो उसके एवरेज जो पार्टिकल साइज है वो 32 नैनोमीटर है, फिजिकल पार्टिकल साइज। तो यदि हम एक साधारण यूरिया का दाना लें और उसी भार के रूप बराबर नैनो यूरिया के दाने लें, तो करीब 55,000 नैनो यूरिया के कण और एक कण साधारण यूरिया का भार में बराबर है। तो यदि 55,000 स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो उनका यदि हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो सरफेस एरिया साधारण यूरिया की तुलना में उसके मास के कंपैरिजन में 10,000 टाइम्स अधिक है। जब सरफेस एरिया अधिक है, पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, तो यदि हम इसको पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये पार्टिकल्स बहुत इफेक्टिवली पौधा अपटेक कर लेता है। इस नैनो यूरिया को पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करने के लिए 2 ml नैनो यूरिया का लेकर के 1 लीटर पानी में मिलाना है और पौधों की पत्तियों के ऊपर उसके जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे करना है। जब हम इस नैनो यूरिया को पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो चूंकि ये पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल आकार के होते हैं, बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, और इनका सरफेस चार्ज पॉजिटिवली सरफेस चार्ज है, तो जैसे ही हम इस नैनो यूरिया को पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये इफेक्टिवली अपटेक कर लेता है, पौधा इसका इफेक्टिवली अपटेक कर लेता है। आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एक पौधे का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यदि उस लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें, उसका डिसेक्शन काट के देखें, सर्जरी करके देखें माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हम पाएंगे कि जिस प्रकार ये लाइन का स्केच बना हुआ है, इस प्रकार कुछ हमें हमारा पौधे का लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जब हम इन नैनो पार्टिकल्स को स्प्रे करते हैं तो पौधा इसको स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू, हाइडेथ रूट्स के थ्रू और डायरेक्ट अपटेक के थ्रू पौधा इसको अपटेक करता है, और फिर इसको फ्लोएम ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म और सिंप्लेक्स ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म के थ्रू ये प्लांट के अंदर सोर्स से सिंक की तरफ पहुंचता है, जहां पौधे को जरूरत है, चाहे नई आने वाली शाखाएं हो या फिर जड़ हो या फिर नए आने वाले फ्रूट्स हो या फ्लावर्स हो।
जहां जहां कोशिकाओं में पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ये पार्टिकल रूप में अपटेक होता है एवं फिर पौधों की पत्ती के अंदर प्लांट अवेलेबल नाइट्रोजन फॉर्म को वो प्लांट की कोशिका के अंदर रिलीज करता है कंट्रोल्ड मैनर में, जिससे कि इसकी यूज एफिशिएंसी बढ़ सके, इसका इंटरप्लेज जो इसके नैनो बायो इंटरेक्शंस है वो बढ़ सके, जिससे कि ये नॉट ओनली इफेक्टिव अपटेक बट इफेक्टिवली मेटाबोलाइज भी हो। मैं एक ट्रायल का रिजल्ट यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा कि जिसके अंदर हमने एक तरफ 100% यूरिया का प्रयोग किया और दूसरी तरफ हमने 50% यूरिया का कम प्रयोग किया वहां पर, और उसकी जगह हमने नैनो यूरिया का प्रयोग किया। व्हाट वी हैव फाउंड दैट एक जहां पर हमने 50% कम यूरिया का प्रयोग किया और उसकी जगह नैनो यूरिया का प्रयोग किया, फिर भी हमें प्लांट का जो मॉर्फोलॉजी है, जो स्ट्रक्चर है, दैट लुक्स लाइक ए सेम इन द पिक्चर दैट यू आर सीइंग हियर, बट इफ वी सी क्लोजली तो इसका स्पाइक का लेंथ, स्पाइकलेट के अंदर जो दानों की संख्या और उनके दानों का वेट जो 1000 सीड वेट जो हम कहते हैं, या फिर नंबर ऑफ ब्रांचेज या नंबर ऑफ टिलर्स, दे वर लाइक मोर compared to the conventional 100% urea that we have tested. So in this case we can say that like using the nano urea we can reduce at least 50% of the conventional urea that we are using today at the farmers field. We have also tested इस नैनो यूरिया को पूरे भारत के अंदर हमने विभिन्न प्रकार की फसलों के ऊपर परीक्षण किया और ये पाया कि लगभग सभी प्रकार की फसलों के अंदर नैनो यूरिया का हम प्रयोग अच्छी उत्पादकता के लिए और साधारण यूरिया के प्रयोग को कम करने के लिए कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं साइट करना चाहूंगा, केवीके हरियाणा में किया गया कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर। वहां पर इस नैनो यूरिया का प्रयोग उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी प्रैक्टिस किया। एक तरफ उन्होंने आप T1 एंड T2 जो देख रहे हैं, T1 इज कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस एंड T2 जहां पर इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया। जैसे एक तरफ उन्होंने कंपोस्ट लिया, बायो फर्टिलाइजर्स लिए, सागरिका का प्रयोग किया जो एक बायो स्टिमुलेंट है इफ्को का, एंड देन दे 3 times they spray nano nitrogen and nano zinc. When they use this nano urea along with that, they found that this is not only increasing the plant phenology, improvement in the plant phenology, but it also help increasing in the plant yield and steroid as well as the return of investment. They found return of investment because of one more reason, that is the nutritional quality of the crop that they have obtained. When the crop was harvested, we have analyzed the nutritional parameter. आज कोई भी हम खाने की वस्तु खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक टेबल होती है न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स की, एंड व्हाटएवर द मटेरियल दैट वी आर परचेजिंग, whichever it has the higher nutritional value, it costs also the more. So we have tested various parameters like for example lipid, protein, carbohydrate, fiber contents, mineral contents, and what we have found कि यदि हम 50% यूरिया का कम प्रयोग करते हैं और नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं तो भी ये उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाता है। We have also tested this on the apple, and we found that it also increased the nutrient content and mineral content of the apple. Not only it will help in the having the similar shape, इसका फ्रूट का साइज बढ़ाने में, फ्रूट का वेट बढ़ाने में, बट एप्पल फ्रूट का मिनरल्स बढ़ाने में भी नैनो यूरिया इट हेल्प्स and increase the nutritional value of the food that we are producing. One more benefits I would like to show from the nano urea, that what we have found that one bag of urea, एक बैग यूरिया का जो 45 kg का है, उससे जितना इम्पैक्ट हम खेत में ले पाते हैं नाइट्रोजन के इफेक्ट के रूप में, उतना ही इफेक्ट हम आधा लीटर की नैनो यूरिया की बोतल को स्प्रे करके प्राप्त कर सकते हैं। तो if we equate this the impact of one bottle versus one bag of urea, so if it also help in the transportation and the logistic perspective from the storage and transportation. For example, if we need to ship about 810 metric ton of urea, then we need about 80 trucks. On the contrary side, we just need to ship 9 metric ton of nano urea, and that requires just one truck. So for example, यदि हमें एक ट्रक से ट्रांसपोर्ट करना है या 80 ट्रक से ट्रांसपोर्ट करना है, तो it has an economic benefit from the transportation cost. But if we see the environmental benefits, like for example the pollution emission from the transport vehicles, from the using of the fuels
So it has like lot of multi longitude benefits from the environmental perspective as well. किसान भाइयों, आप तक इस नैनो यूरिया को लाने से पहले इसको विभिन्न प्रकार की फसलों पर परीक्षण किया गया। इसको लगभग 94 प्रकार की फसलों पर और पूरे भारत में 11,000 से अधिक किसानों के खेतों में और 20 से अधिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में और कृषि विश्वविद्यालयों में और कृषि विज्ञान केंद्रों पर इसका परीक्षण किया गया। पूरे राष्ट्र का यदि हम औसत निकाल के देखें तो हमें ये पाया कि जहां पर हमने यूरिया का 50% तक रासायनिक यूरिया का प्रयोग में कमी किया, वहां पर हमें करीब 8% तक नैनो यूरिया के प्रयोग से फसल उत्पादकता में वृद्धि नोटिस की गई। इसके साथ ही किसान भाइयों, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है तो इसको भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की गाइडलाइन टू इवेल्युएट नैनो बेस्ड एग्री इनपुट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स, उस गाइडलाइन के तहत और अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइन OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD की गाइडलाइन जिसका इंडिया सिग्नेटरी भी है, उस गाइडलाइन के तहत इस नैनो यूरिया का सेफ्टी, टॉक्सिसिटी एवं एफिकेसी के लिए टेस्ट किया गया और उन सारे टेस्ट पैरामीटर्स को पास करने के बाद भारत सरकार ने नैनो यूरिया का भारत के राजपत्र में प्रकाशित करके किसानों के प्रयोग के लिए इसको फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में इंक्लूड किया गया है। यदि समरी के रूप में देखें तो नैनो यूरिया की जो आधा लीटर की बोतल है, that suffice the requirement of nitrogen for the plant in an acre area that we are supplying today through the urea, through the broadcast application. तो पारंपरिक यूरिया की तुलना में इसकी मात्रा की कम आवश्यकता होती है। बेहतर पोषण के साथ नैनो यूरिया से हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये इकोनॉमिकली भी चीपर है। आज सब्सिडी के बाद जो यूरिया हमें मिलता है वो करीब 266 रुपए में मिलता है फार्मर्स को, लेकिन नैनो यूरिया की बोतल वुड बी अराउंड 240 रुपीज एंड इट डजंट नॉट इन्वॉल्व any kind of subsidy, so it is cheaper than the conventional urea that we are using today. And as I have shown that it has better use efficiency, it has better assimilation efficiency, so it has lot of benefits related to the environment, चाहे वो हमारी मिट्टी हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, या ओवरऑल होलिस्टिक हम एनवायरनमेंट की तरफ से देखें तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल एंड सेफ फॉर दैम। जब हमने डीबीटी और OECD गाइडलाइन के तहत इसका परीक्षण किया तो हमने विभिन्न प्रकार के एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी इसका सेफ्टी टॉक्सिसिटी टेस्ट किया, चाहे वो हमारे पोलिनेटर्स हो, चाहे केंचुआ हो, चाहे नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरिया, चाहे बर्ड्स हो, चाहे फिशेस हो, सारे एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म जो हमारे एग्रीकल्चर के एसोसिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, फ्लोरा एंड फोना के ऊपर हमने सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी टेस्ट किया और ये पाया कि ये किस प्रकार ये नैनो यूरिया बेनिफिशियल है। समरी के रूप में डियर फार्मर्स, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो नैनो यूरिया है ये पौधों को नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करता है। ये प्रयोग करने में बहुत आसान है। इसके 2 ml को लेकर के 1 लीटर पानी में मिलाना है और पौधों की पत्तियों के ऊपर 2 बार स्प्रे करना है फसल के जीवन चक्र में। एक बार सीड अंकुरण के 30 दिन बाद और दूसरा पहले स्प्रे के 15 से 20 दिन बाद या फूल आने से 1 सप्ताह पहले। और फार्मर्स की लैंग्वेज में जब फार्मर्स यूरिया का पौधा उगने के बाद, सीड जर्मिनेशन के बाद जब फार्मर्स यूरिया का ब्रॉडकास्ट के रूप में एप्लीकेशन करता है, उस टाइम नैनो यूरिया का प्रयोग किया जा सकता है स्प्रे के रूप में। इसको विभिन्न प्रकार की फसलों पर, 94 से अधिक फसलों पर और 11,000 से अधिक किसानों के खेतों में और 20 से अधिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के इंस्टीट्यूट्स में एंड स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और कृषि विज्ञान केंद्रों में इसका परीक्षण किया गया और ये पाया गया कि न केवल फसल उत्पादन के रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यावरण के रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित विश्व का पहला नैनो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है और इसका मूल्यांकन भारत की राष्ट्रीय गाइडलाइन जो कि डीबीटी ने जारी की और अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देश जो नैनो मटेरियल से रिलेटेड है, सेफ्टी से, टॉक्सिसिटी से रिलेटेड है, जो OECD की तरफ से रिलीज हुआ है, उन सब की अनुपालना में इसका डेवलपमेंट किया गया। एंड ओवरऑल दिस प्रोडक्ट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चरल एंड द एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव। So with that, I would like to end this presentation and would be happy to take the questions if any. Thank you so much, sir. Mic to SMM sir. धन्यवाद डॉक्टर रालिया साहब। आपने बहुत ही सरल
भाषा में किसानों को पूरे नैनो यूरिया की टेक्निक से रूबरू कराया। मैं कोई भी बात इसकी पुनः दोहराना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इतनी आसान तरीके से डॉक्टर साहब ने सब कुछ बतला दिया। लेकिन एक बात जो मैंने देखी डॉक्टर साहब के प्रेजेंटेशन में, वो मैंने देखा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन। जो संबोधन था, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपील थी, उसके पश्चात इफ्को के उच्च प्रबंधन ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया कि ऐसी कौन सी तकनीक विकसित किया जाए ताकि यूरिया का उपयोग भी कम हो और हमारा प्रदूषण भी कम हो। तथा उच्च प्रबंधन ने इस दिशा में कार्य करने के पश्चात आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी जी ने इफ्को की 25वीं आम सभा में पूरी दुनिया के सामने किसानों के लिए सबसे पहले नैनो यूरिया प्रस्तुत किया था। तो हमारे तमाम किसान भाई जो कि उत्तराखंड से यहाँ से जुड़े हुए हैं, जब से हमने इस वेबिनार के आयोजन के बारे में सूचना देनी शुरू की कि इस तरीके का नैनो यूरिया इफ्को ने लॉन्च करने ला रही है, प्रबंध निदेशक महोदय ने इस तरीके का पहल की है, तो हमारे तमाम किसानों के फोन हमारे पास में आ रहे हैं और वो अपनी बधाई तथा शुभकामनाएं और धन्यवाद इफ्को के प्रबंध निदेशक महोदय के पास पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरीके का उत्पाद इफ्को लेकर आई है। हम माननीय प्रबंध निदेशक महोदय को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो एक प्लेटफॉर्म मिला है, मैं तमाम उत्तराखंड के किसानों की भावनाओं को माननीय प्रबंध निदेशक महोदय के पास पहुंचाना चाहूंगा तथा आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं अब हमारे बीच में दूसरे वक्ता डॉक्टर रमेश चंद्रा साहब हैं, जो कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से सॉइल साइंस में हेड हैं और मृदा कृषि विज्ञान पंतनगर विश्वविद्यालय में इसको चेयर पर भी कार्य कर रहे हैं। आप विश्वविद्यालय में वर्ष 2009 से लेकर 2016 तक संयुक्त निदेशक शोध पद पर रहे। विश्वविद्यालय के दलहन कार्यक्रम के समन्वयक का कार्य आप देख रहे हैं। अखिल भारतीय दलहन परियोजना मुल्लाब के सूक्ष्म विज्ञान के भी प्रधान अन्वेषक रहे हैं। जैव उर्वरकों के विकास और उपयोग का अनुसंधान कार्यों का आपको 25 वर्षों का अनुभव है। विभिन्न भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में आपके शोध लिखे गए तथा 75 से अधिक लेख आपके प्रकाशित हुए हैं। साथ ही साथ वर्तमान में विश्वविद्यालय में इफ्को के प्रोफेसर पद के दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप हमारे बीच में हैं। मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं तथा आपसे अनुरोध करता हूं किसानों के बीच में अपनी बात रखने का कष्ट करें। डॉक्टर रमेश चंद्रा। धन्यवाद डॉक्टर सिरोही साहब। आज इफ्को के डॉक्टर रमेश चंद्रा जी जस्ट आई विल टेक 30 सेकेंड्स। डॉक्टर रमेश रालिया को एक दूसरे कार्यक्रम में जाना है जी, तो मैं माननीय अपने कृषि सचिव महोदय से, प्रमुख सचिव से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको इजाजत दी जाए, क्योंकि वो कार्यक्रम बहुत बड़ा है जहां इनको दोबारा एक प्रेजेंटेशन करना है। थैंक यू सर, थैंक हम यू। इनकी जगह हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर हम करेंगे, कोई चिंता वाली बात। थैंक यू थैंक यू रमेश। थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू एमकेडी। डॉक्टर चंद्रा आप इस करिए, कंटिन्यू करिए जी। धन्यवाद सिरोही साहब। इफ्को उत्तराखंड राज्य द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर हरबंस सिंह चुग जी, जो सचिव उत्तराखंड शासन कृषि एवं कृषक कल्याण सचिव हैं, श्री योगेंद्र कुमार जी जो विपणन निदेशक इफ्को, डॉक्टर सिरोही साहब जो कि उत्तराखंड राज्य विपणन प्रबंधक, श्री नीरज कुमार, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अन्य सहकारी संस्थाओं इफ्को और अन्य संस्थाओं जो किसान कल्याण के लिए प्रयासरत हैं, उनकी प्रसार कार्यकर्ता, किसान बंधुओं और विद्यार्थी जो इससे जुड़े हुए हैं। आज ये अवसर मुझे दिया गया है इफ्को द्वारा कि आपसे चर्चा कर सकें हम, और जो इफ्को ने नया एक उत्पाद
विकसित किया है तरल नैनो नाइट्रोजन, उसकी उपयोगिता और उसके लाभ क्या है, ये विस्तृत रूप से अभी डॉक्टर रालिया जी द्वारा बताए गए हैं। मैं भी कहना चाहूंगा कि देखिए, हरित क्रांति में 3 चीजों का बड़ा योगदान रहा है। एक तो उन्नतशील बीजों का विकास, दूसरे सिंचाई सुविधा में जो वृद्धि हुई, विकसित हुई, सिंचाई की सुविधा बढ़ी, और सिंचाई सुविधा बढ़ने के साथ साथ ही उर्वरकों का उपयोग होना शुरू हुआ, और उर्वरकों की जो उपयोग हुआ उससे हमारा जो कृषि उत्पादन बढ़ा। एक तरीके से सीधे सीधे उर्वरकों का कृषि उत्पादन से सीधा संबंध है। कृषि उत्पादन से अगर हम देखे जाए तो कृषि उत्पादन और उर्वरकों में सीधा संबंध है। जहां जहां उर्वरक अधिक इस्तेमाल हुए वहां वहां कृषि उत्पादन बढ़ा, और उसके लिए सिंचाई सुविधा। लेकिन जब हमने उर्वरकों का प्रयोग आरंभ किया तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिले, क्योंकि एक तो हम अधिकतर जो किसान भाई उर्वरक उपयोग कर रहे हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का उपयोग करते हैं। कुछ जो बहुत प्रगतिशील किसान हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग किया जा रहा है, और नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग की कुछ चर्चा कि इसका क्या नुकसान हो सकते हैं, डॉक्टर रालिया साहब ने भी बताया कि एक तो पर्यावरण को में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, पर्टिकुलरली नाइट्रस ऑक्साइड, वो रिलीज हो रही है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग और जो आज की समस्या है वो बढ़ रही है। इसी के साथ साथ भूजल जो है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, और उससे कई बीमारी तो एक बड़ी मुख्य है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि बच्चों में हो जाती है। इसके अलावा पंजाब का में जहाँ नाइट्रोजन और हल्की मिट्टी है पंजाब की, और नाइट्रोजन का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है, और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के कारण वहाँ कैंसर की बहुत ज्यादा समस्या पैदा हुई है। तो इस प्रकार से जो है अधिक उर्वरकों का प्रयोग, एक तो भूजल स्तर, इसके साथ साथ जो मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन है वो भी बिगड़ा है, और असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग जो हम किया जा रहा है, ये भी जो है उत्पादन में ठहराव के लिए एक बड़ा इसका योगदान है, और जो उत्पादन में एक ठहराव आया। इसके अलावा आप सभी देखते हैं जो अखिल भारतीय परियोजना रही है लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी एक्सपेरिमेंट्स की, उसके परिणाम ये स्पष्ट करते हैं कि संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है कि हमें नाइट्रोजन की जो अधिकता उपयोग करनी है उसको हमें रोकना ही था। तो इस दिशा में जो जो उपको का ये उत्पाद आया है नैनो तरल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल हो सकती है, और बहुत महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि ये आप कहिए कि इससे एक तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित संरक्षण के लिए हमें लाभ मिलेगा, दूसरे हम उर्वरकों पर्टिकुलरली यूरिया जो उर्वरक है नाइट्रोजन का, उसकी खपत में हम कमी कर पाएंगे। रालिया साहब द्वारा भी बताया गया कि इसका विभिन्न फसलों में जो प्रयोग किया गया है वहां लगभग 8 से 10% तक वृद्धि देखी गई है, और नाइट्रोजन जो उर्वरक है इसकी उपयोग क्षमता तो कम है ही, तो समय समय पर इफ्को द्वारा और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए कई पहल की गई है, जैसे नीम लेपित यूरिया विकसित किया गया। इसके अलावा जो सस्य विज्ञान के हमारे वैज्ञानिक गण हैं उन्होंने कई विधियां डेवलप की कि उर्वरकों का उपयोग किस तरह से किया जाए जिससे कि इसकी उपयोग क्षमता बढ़ सके। जो सल्फर कोटेड यूरिया एक आया था, यूएसजी आए थे। लेकिन इसी दिशा में जो है ये नैनो तरल जो उत्पाद आया है ये भी एक महत्वपूर्ण उत्पाद होगा, और सबसे बड़ी बात है कि इसका सभी फसलों में प्रयोग किया जा सकता है। पंतनगर विश्वविद्यालय में भी इसके कुछ परीक्षण किए जा रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों पर परीक्षण किए गए हैं, उनका परिणाम, लेकिन विश्वविद्यालय में कुछ परीक्षण किए गए हैं, और
जो कि अभी प्रारंभिक अवस्था में है। कुछ अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी उनका कंक्लूसिव रिजल्ट अभी आना है, विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि मृदा स्वास्थ्य के ऊपर और अन्य परीक्षणों का अभी विश्लेषण किया जाना है। तो लेकिन जो देखा गया है कि जो मैं समझ रहा हूँ, एक तो जो असिंचित दिशा में, क्योंकि उर्वरक का प्रयोग हम केवल सिंचित दिशा में ही कर पाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन असिंचित दिशाओं में भी हम तरल नैनो नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। और उत्तराखंड राज्य क्योंकि हमारा, इसमें काफी क्षेत्रफल असिंचित है, तो बागवानी, सब्जियों की खेती सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, तो इसका उपयोग वहां भी हो सकता है। धान और गेहूं जो फसल मुख्य फसलें हैं यहाँ की, उनके अलावा भी इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरे मैंने ये देखा है कि अभी कुछ परीक्षण और होने चाहिए कि दीर्घकालीन प्रभाव इसका क्या होगा, क्योंकि होता यह है कि जो नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कार्बन का मिट्टी में एक जो है संतुलन होता है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन की भी मिट्टी में कमी हुई तो ऑर्गेनिक मैटर भी मिट्टी का कम होगा। तो इस तरह के परिणाम, इस तरह के परीक्षण अभी आवश्यकता होगी। दूसरे मैंने ये देखा कि जो अभी शायद कृषकों के लिए महत्वपूर्ण होगा कि इसका छिड़काव अगर हम सुबह के समय किया जाए, जब स्टोमेटा खुला रहता है, पत्तियों के स्टोमेटा सुबह के समय खुले रहते हैं, तो इसका परिणाम अच्छा आएगा, बशर्ते कि हम इसको शाम को प्रयोग करें, क्योंकि शाम के समय स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तो अवशोषण जो है पत्तियों से ठीक से नहीं हो पाएगा। तो सुबह के समय इसका प्रयोग किया जाए। दीर्घकालीन परीक्षण विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाएं, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, और इफको भी मैं समझता हूँ इसके लिए प्रयासरत होगी और इसके लिए इसका प्रभाव देख रही होगी, इनकी आवश्यकता होगी। इफको ने ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, तथा हम इफको से, क्योंकि इफको जो चेयर है, इसके माध्यम से इफको से जुड़े हुए हैं, और इफको ने बहुत महत्वपूर्ण कृषकों के लिए काम किए। मैं उसके लिए इफको का साधुवाद भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। विश्वविद्यालय को भी रिसर्च के लिए और उसके लिए फंडिंग करके जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। और इफको के इस कार्यक्रम के लिए आज मुझे जो आमंत्रित किया गया, श्री योगेंद्र कुमार जी का, विपणन निदेशक साहब का, श्री एनके सिरोही जी का, जो उत्तराखंड राज्य के प्रबंधक हैं, स्टेट मैनेजर, डॉक्टर रालिया जी, और श्री नीरज कुमार जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए समय दिया गया और आमंत्रित किया गया, अपनी बात कहने का दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय न लेते हुए मैं यही अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रमेश चंद्रा साहब। अभी आपने विस्तार से प्रकाश डाला कि उर्वरकों की उपयोग क्षमता को किस तरीके से बढ़ाया जाए तथा मिट्टी को किस तरीके से स्वस्थ रखा जाए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच में इफको के विपणन निदेशक श्री योगेंद्र कुमार साहब हमारे बीच में हैं, अत्यंत ऊर्जावान, जो कि हमारे अंदर निरंतर ये ऊर्जा बढ़ते रहते हैं कि हम लोग किस तरीके से किसानों के बीच में जाएं, किसानों के हित में काम करें, कौन कौन सी हम योजना किसानों के लिए चढ़ाएं, किस तरीके से किसानों की आय को बढ़ाएं। इस प्रकार हमें बार बार हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, हमें अपने अंदर ऊर्जा भरते रहते हैं। हमारे अंदर तो आप हमारे बीच में हैं, सभी किसानों का तथा हमारा सौभाग्य है कि इफको के विपणन निदेशक श्री योगेंद्र कुमार जी हमारे बीच में है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बात रखने का कष्ट करें। धन्यवाद सिरोही जी। आज के कार्यक्रम के परम आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर एच.एस. चूक साहब और हमारे सह अतिथि और बहुत ही एक विद्वान वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश चंद्र जी, जिन्होंने समय दिया हमारे इस वेबिनार में, सिरोही जी, नीरज और हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित किसान भाइयों बहनों और गणमान्य व्यक्तियों, मैं सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। अभी डॉक्टर चंद्रा साहब बोल रहे थे तो मैं उनकी थोड़ा सा उनको स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि जो सॉइल न्यूट्रिएंट बैलेंस नाइट्रोजन का है, अभी हमने 2 यूनिवर्सिटीज में ये ट्रायल चल रहे हैं और दोनों ने 2 साल लगातार इसको जो है करके देखा है। एक आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है और दूसरे साल का भी ये लास्ट सीजन होगा, और दूसरा राहुड़ी में।
और जो 20 कृषि विश्वविद्यालय और ICAR इंस्टीट्यूट थे, उनमें कई अन्य लोगों ने भी सॉइल टेस्ट करके देखा है, प्रयोग के पहले और उसके बाद में भी। तो जो फर्टिलिटी स्टेटस में है वो कोई अंतर नहीं है, वो रिपोर्ट्स हम लोग शेयर कर सकते हैं आपको। और ख़ास तौर पे ये देखने में आया है कहीं कहीं माइक्रोबियल काउंट्स बढ़े हैं, तो ये इसका परिणाम है। तो जरा सा भी ये भयभीत नहीं होना है कि सॉइल का रिजर्व नाइट्रोजन ये डिप्लीट करेगा। और सॉइल में वैसे तो डॉक्टर चंद्रा साहब हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, जानते ही हैं सारी बातें। इतना ह्यूज अमाउंट में नाइट्रोजन सॉइल में है जिसको अगर हम चाहें भी तो डिप्लीट नहीं कर सकते इन तत्वों से। तो अभी जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी एक ही है, कैसे यूरिया के प्रयोग को कम करके पर्यावरण को बचाया जाए। पर्यावरण चाहे वो भूमि का हो, जल का हो, वायु का हो, तीनों तरीके के पर्यावरण को बचाया जाए और साथ में उत्पादन बढ़ाया जाए। और उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जाए। इसमें खास बात डॉक्टर साहब ये भी है, अभी 2 प्रयोग हैं जो डॉक्टर आलिया ने बताए। एक रेवाड़ी कृषि विज्ञान केंद्र का है, वहाँ पे एक डॉक्टर अनिल यादव हैं, उन्होंने बहुत अभूतपूर्व प्रयोग किया, मैं उनकी बहुत सराहना करता हूँ। और मैंने डॉक्टर आलिया से कहा इसकी स्लाइड बना के अपने प्रेजेंटेशन में लगाओ। वो प्रयोग जरा अलग तरीके का है, मैं डॉक्टर रमेश चंद्रा साहब से चाहूंगा उसको भी करें अपने यहाँ, इनके यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस आना चाहिए। उस प्रयोग में क्या है, उस व्यक्ति ने कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डाला। एक परंपरागत कृषि विकास योजना है भारत सरकार की, उसमें उन्होंने 50-50 एकड़ के 2 क्लस्टर बनाए। एक क्लस्टर में गेहूं रखा, एक में मस्टर्ड रखा। उन्होंने 2.5 टन FYM खाली, वो भी NPK कंसोर्टिया से ट्रीट किया उसको, और ट्रीट करने के बाद में सॉइल एप्लीकेशन किया। केवल 2.5 टन, मतलब 1 ट्रैक्टर ट्राली हुआ बस, मुश्किल से, जो कि आसानी से उपलब्ध हो सकता है, अभी भी इतनी कोई मारामारी नहीं है। फिर हमारा एक प्रोडक्ट है सागरिका। सागरिका प्रोडक्ट है सर, मैं आपको बता दूं माननीय चुग साहब को, ये CSIR का इंस्टीट्यूट है, CSMCRI भावनगर में, वहां के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया था। और बनाने के बाद में ये जो साइलेंट सी हैं नियर मदुरई टू रामेश्वरम, लेफ्ट साइड इज माना मदुरई, तो वहां पे साइलेंट सी में सी वीड हम लोग ग्रो करते हैं और उसके जूस से ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ग्रेन्यूल्स और लिक्विड। अभूतपूर्व बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं और टोटल ऑर्गेनिक है, सी वीड के अलावा उसमें कुछ नहीं। तो सी वीड का जो ग्रेन्यूल है 10 किलो एकड़, केवल एक बैग आता 10 किलो का, 400 रुपए का, उसको डाल। उसके बाद में 3 बार, जैसा उन्होंने भी बताया था, नैनो यूरिया में सागरिका लिक्विड मिला के स्प्रे किया और कोई खाद ही नहीं डाला। यू विल नॉट बिलीव, जो वहां की पैदावार हुई है वो रिकमेंडेड डोज से ज्यादा हुई है। अब ये आप वैज्ञानिक इस बात को हजम नहीं कर पाएगा, आपको भी हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन वैज्ञानिक के द्वारा ही प्रयोग किया, जो किया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो ऐसा है, ये प्रयोग किया उसने और उसका डाटा पब्लिश हुआ और वो कंटिन्यूअस अभी 2nd ईयर का जो है, अभी खरीफ आने वाला है। खरीफ में जो फसलें थी डॉक्टर साहब, वो थी बाजरा और तिल। एवरेज यील्ड इंक्रीज जो है 5% से लेकर 25% तक है। और सबसे खास बात क्या है कि फिर वहां का जो ग्रेन हुआ, जो गेहूं हुआ, जो मस्टर्ड हुआ, जब उसकी चेक कराया गया तो उसमें सारे पैरामीटर्स प्लस में हैं। वो स्लाइड उसने दिखाई थी अभी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब चीज प्लस में थी। और सभी के एक्स्ट्रा पैसे बाजार में मिले हैं, किसी का 1000 रुपए कुंटल तो किसी का 500 रुपए कुंटल। उसकी क्वालिटी के हिसाब से जो लोगों ने खरीदा है, जो उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर थी वो भी बहुत अच्छी थी। अब अगर आप उसको बिल्कुल अपनी उस तराजू पे तौलोगे कि ये नहीं हो सकता, तो हम भी आपके साथ ये बोलेंगे नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि करके देखा है, सबको दिखाया है, तो फिर मानना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है। उस समय से मुझे लगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर थोड़ा सा परमिशन दी जाए
जैसे नैनो यूरिया है, एक बाटल जो आधा लीटर की है, इसे 40,000 ppm का सोल्यूशन है, मींस 4%। 4% अगर इसका लगाओ तो क्वांटिटी के फार्म में कितना बनेगा? आधा लीटर में 20 ग्राम। 20 ग्राम में 20 ग्राम डॉक्टर साहब अगर हम इसको छिड़कते हैं तो इसकी एवरेज न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी 86% जो हम स्प्रे करते हैं। तो बचेगा कितना उसमें से? 3 ग्राम के करीब बचेगा उसमें मुश्किल से 1 एकड़ में। और 1 एकड़ में 3 ग्राम क्या होगा? आप हमसे सभी लोग अच्छा जानते हैं कि नाइट्रोजन जब क्या काहे में बदलेगा? अमीनो एसिड में बदलेगा। अमीनो एसिड से फिर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा और खत्म हो जाएगा। तो ये अभी क्वेश्चन इसमें था, उसको भी स्वाभाविक रूप से उत्तर मिल गया होगा। इसमें कोई भी टॉक्सिसिटी का इंपैक्ट नहीं है। दूसरा, अभी कश्मीर में करके देखा, वहां जो सेव के बागान है, वो भी सेव का पेड़ भी आपने उसके प्रेजेंटेशन में देखा होगा, वहां पे भी इस नैनो यूरिया का सेव के पेड़ों पे स्प्रे किया गया। और एक भाग में केवल नैनो यूरिया से किया गया, दूसरे भाग में नैनो यूरिया और सागरिका मिला के किया गया। तो परिणाम आपके सामने है, यूनिवर्सिटी का आपने देखा होगा। फर्मनेस बढ़ी है, स्वीटनेस बढ़ी है, एसिड कंटेंट उसका कम हुआ है, और साथ में उसकी लेंथ विड्थ दोनों एप्पल की बढ़ी है। तो उत्तराखंड राज्य में भी सेव के बागान हैं, और नहीं है तो अभी थोड़े दिनों में हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें ड्वार्फ एप्पल थोड़ा सा लो अल्टीट्यूड पे लगाए जा सकते हैं, इस तरीके की टेक्नोलॉजी है। तो उसमें मेरे पास भी 1-2 लोग हैं ऐसे जो इसको करते हैं। तो वो वहां पे एप्पल का एरिया बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो इस तरीके के प्रयोग किए जा सकते हैं। और उत्तराखंड के कॉन्टेस्ट में इन बोथ द पार्ट, तराई पार्ट जो है, जहां पे आप गन्ना और ये सब फसलें सभी, आप रुद्रपुर और काशीपुर इधर हरिद्वार साइड में आ जाओ, और जो एक्सट्रीम अल्टीट्यूड पे हैं, जो पहाड़ों पे पहाड़ों के क्षेत्र में लोग हैं, दोनों के लिए वरदान साबित होगा। खासतौर पे जहां पे पहाड़ पे ट्रांसपोर्ट की इतनी प्रॉब्लम है, आप ले नहीं जा पाते इनपुट को, उसमें तो जेब में डाल के ले जाएगा आदमी। 1-2 एकड़ का किसान है तो अपने जेब में ही डाल लेगा, 2 बोतल चाहिए और चला जाएगा, 2 बोरी लाद के नहीं ले जा सकता वो। तो इसमें लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज कास्ट दोनों बहुत कम हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से, इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जो माननीय प्रधानमंत्री का भी स्पीच थी, इंस्पिरेशन हम लोगों ने वहां से लिया निश्चित रूप से। लेकिन इसके पहले हम लोग 2017 से ही इस पे लगे हुए थे, और धीरे धीरे करके इस पे काफी, जब हम लोगों ने इसको पहले बनाया, बनाने के बाद में जब FCO में गए तो काफी इस पे गहन विचार विमर्श भी सरकार के स्तर पे हुआ, और उसके बाद फिर इसको एक मंजूरी दी गई। एक तो बात ये थी। दूसरा ये है कि अभी हम लोग खाली नैनो यूरिया पे ही बात खत्म नहीं कर रहे हैं, अभी हम नैनो DAP के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, अगर आप लोगों का सहयोग रहा, वैज्ञानिकों का और खास तौर पे किसान भाइयों का, तो हम 1 साल या 1.5 साल में इसी तरीके से नैनो DAP भी आपके सामने पेश करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब नैनो DAP आ जाएगा तो शायद DAP की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी उसमें हमने 2 तरीके का प्रावधान रखा है। इसी तरीके से आधा लीटर की बोतल होगी, उसके आधे भाग से सीड ट्रीटमेंट करेंगे, सीड पे कोटिंग करेंगे, जिसकी नर्सरी लगाएंगे उसकी नर्सरी की डिपिंग करेंगे, और फिर आधी मात्रा जो है पहली सिंचाई के बाद जब आप यूरिया का प्रयोग करते हो, उसी समय नैनो यूरिया के साथ 250 मिलीलीटर नैनो DAP और 250 मिलीलीटर नैनो यूरिया मिला के स्प्रे कर देंगे, तो फास्फेट की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। ऐसा एक मेरा प्लान है, हमारी संस्था का ये प्लान है। और वो प्लान जब हम लोग बनाते हैं तो आप लोगों का आशीर्वाद हमको जरूर मिलता है, और जब आशीर्वाद मिलता है इतने सारे हजारों किसानों का, और चुग साहब जैसे बड़े बड़े अधिकारियों का, और चंद्रा साहब जैसे वैज्ञानिकों का,
तो सफलता जरूर मिलती है। तो ऐसा मेरा सोच है। अभी इसमें नैनो यूरिया में एक और प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने आलू की खेती पे, उत्तर प्रदेश का है। एक तो आलू की खेती में क्या किया, आलू की खेती में एक पद्मश्री किसान है रामचंद्र वर्मा जी, आपने शायद नाम सुना हो, नहीं तो हाईटेक एग्रीकल्चर फार्म पे डालिएगा तो उनका सब आ जाएगा। उन्होंने एक अनूठा प्रयोग कर डाला। उन्होंने आलू की एक लाइन के बाद पानी की नाली नहीं रखी। वो इतने जागरूक कृषक हैं, उन्होंने कहा, वो हमसे फोन पे बातचीत करते रहते हैं, कहने लगे, उन्हीं की भाषा में बता दें, कहा भैया आलू की खेत में पानी की नाली हो ना चाहिए। हम कहा है, कहने तीन तीन उन्होंने क्या किया, अब चलिए उस भाषा हम नहीं प्रयोग करेंगे, नहीं समय नष्ट होगा आपको। 40 इंच चौड़ी रेस्ड बेड बनाई और 9-9 इंच के ऊपर आलू की 3 लाइनें बो दी। उसके बाद पानी की नाली रखी, फिर रेस्ड बेड, फिर पानी। तो हुआ क्या कि इस तरीके से जब बुआई की तो जो प्लांट पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई 1.75 टाइम्स। उन्होंने जो उर्वरक प्रयोग किया, आलू में लोग बहुत खाद डालते हैं। अब चूक साहब मुझे नहीं पता कहाँ से आते हैं, अगर पंजाब के होंगे तो पंजाब में भी बहुत आलू के खेत में खाद डाली जाती है, और यूपी में तो 5 बोरी एकड़ में डालते ही डालते। चंद्रा साहब भी जिस एरिया से हैं वो भी शायद इस बात को जानते होंगे। उन्होंने 1.5 बोरी केवल खाद डाली और उसमें 25 किलो यूरिया डाला। उसके बाद आलू में जब यूरिया का प्रयोग किया जाता है तब उन्होंने यूरिया का प्रयोग न करके हमारा नैनो यूरिया का छिड़काव किया। तो आलू की उपज में जो बढ़ोतरी हुई नैनो यूरिया की वजह से वो 10% की हुई। अब वो कैसे निकाला गया, नैनो यूरिया का प्रयोग डरते डरते उन्होंने थोड़े क्षेत्रफल में किया था कि पता नहीं क्या होने वाला है इसमें, और बाकी जो आलू की उनका खेत था उसमें यूरिया डाला हुआ था। तो जो नैनो यूरिया का जो उपज ज्यादा हुई वो उनके यूरिया डाले गए खेत से 10% ज्यादा हुई। यानी उनका जो करीब 250 कुंटल का उत्पादन आया एक एकड़ में, 245 कुंटल एकड़ का आया जिसमें यूरिया पड़ा हुआ था, और 270 कुंटल का उत्पादन आया जिसमें नैनो यूरिया पड़ा हुआ था। अब देखिए मिट्टी में भी नत्रजन कम जाएगा, जितना नत्रजन जाना है पौधे के वानस्पतिक भाग से अंदर प्रवेश करेगा, और कणों के रूप में अंदर प्रवेश करता है, आयन के रूप में नहीं जाता, कणों के रूप में प्रवेश करेगा और कोशिका में खाली स्थान पे जमा हो जाता है पार्टिकल, और आवश्यकता के अनुसार फ्लोएम बंडल के थ्रू फ्रॉम टिप टू बॉटम, मतलब पत्ती से लेके जड़ तक समान भाग में आवश्यकता के हिसाब से रिलीज होता रहता है। तो उससे क्या होता है, जो एक क्लेम अभी किया हम लोगों ने, या जो हम लोग इसको समझ पाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी तेज होती है, और साथ में नत्रजन का अगर संतुलित पोषण पौधे में मौजूद है तो अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण भी अच्छा होता है। अभी जैसे उत्तराखंड में देखा जाए करीब 2.5 लाख टन आप यूरिया का प्रयोग करते हो, और मुश्किल से 70,000 टन डीएपी एनपीके का प्रयोग है पूरे प्रदेश में। यूरिया का प्रयोग बहुत ज्यादा। तो यूरिया का जब आप ज्यादा प्रयोग करते हो तो क्या होता है, एक तो जड़ क्षेत्र में जहां यूरिया ज्यादा पहुंचेगा वहां पे दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता भी प्रभावित होगी, और यूरिया का लग्जरी कंजम्पशन हो जाएगा ना। यूरिया क्या मतलब नत्रजन का लग्जरी कंजम्पशन हो जाएगा। जब नत्रजन का कंजम्पशन पौधे ज्यादा कर लेंगे तो वानस्पतिक वृद्धि बहुत हो जाएगी, या संतुलित वृद्धि भी होगी, और वृद्धि के फलस्वरूप पौधे गिरेंगे भी, फसल गिरती है। कीड़े मकोड़े ज्यादा लगते हैं क्योंकि फसल कोमल होती है, रोग भी ज्यादा लगते हैं, और उसकी परिपक्वता की अवधि भी लंबी हो जाती, बढ़ जाती। तो इस तरीके से प्रदूषण के साथ साथ उत्पादन में भी ये हानियां हैं, पौधे के उत्पादन करने में भी ये हानियां हैं, जिसको किसान महसूस करता है, ऐसा नहीं कि नहीं महसूस करता है। अभी हमने दिल्ली में, मुझे लगा कि ड्रोन से स्प्रे कराना चाहिए,
डॉक्टर साहब बहुत, डॉक्टर चंद्रा साहब बड़ा अच्छा एक उदाहरण मैं बताता हूँ। तो हमारे एक ऑफिस में एक ड्रोन वाले महाशय आए, वो 26 जनवरी की उसमें आए थे रैली में, ड्रोन दिखाने के लिए साउथ के थे, तो यहीं रुके हुए थे, तो किसी ने बता दिया तो मेरे पास आ गए। तो उन्होंने कहा साहब हम ड्रोन बनाते हैं। वो लड़का यूके का था, वहां पढ़ के आया था, साउथ इंडियन था। तो हमने कहा भाई बहुत अच्छा करते हो, तो ड्रोन की कीमत कितनी है, तो बताया 4 लाख कुछ हजार रुपए का ड्रोन है। फिर उससे जब वार्ता हुई तो उसने कहा कि हम स्प्रे आपको करके संक्षिप्त कर देते हैं, उसने कहा हम स्प्रे आपके खेत में कर सकते हैं। तो हमारे डॉक्टर वैज्ञानिक भी आए हुए थे संयोग से, रालिया साहब और एक दो वैज्ञानिक हमारे यहाँ दिल्ली में बैठते हैं। हमने इनको बुलाया, हमने कहा जाओ, एक हमारे मित्र है गोयनका जी, उनके यहाँ ड्रोन से स्प्रे करा के आओ नैनो का। तो ये लोग गए। वो लड़का वाकई बहुत होशियार था, उसने कहा कि इसमें जो क्वांटिटी लगेगी वो 75% ही लगेगी, मतलब आधे लीटर का 75%, और 10 लीटर पानी ड्रोन उठा सकता है। तो 10 लीटर से 1 एकड़ में 5 मिनट से कम समय में बहुत ही स्मूथ और बहुत ही इफेक्टिव स्प्रे हो गया, और ड्रोन आके काम खत्म हो गया। उसके 15 दिन बाद यहाँ पे खूब आंधी पानी आया दिल्ली में। तो मेरे पता नहीं अचानक मेरे दिमाग में आया कि वो ड्रोन से स्प्रे कराया था गोयनका के फार्म पे, चलो उसको देख के आते। तो मैं गया उसको देखने के लिए। तो जब मैंने देखा जिन खेतों में यूरिया का प्रयोग हुआ था वो सब लेटे हुए थे, वो ड्रोन से जिसमें नाइनो यूरिया का स्प्रे हुआ था वो खड़ा हुआ था। तो ये लाभ हैं, यूरिया का प्रयोग कम होगा, पौधे का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, लग्जरी कंजम्पशन नाइट्रोजन का बहुत अच्छा नहीं है, पौधे का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, भूमि का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, जल का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और पर्यावरण का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। मैं इतना आपसे कहना चाह रहा था। वैसे तो आपके साथ जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो समय की सीमा थोड़ी कम हो जाती है। मैं अभी मानीचुक साहब को तमाम शासकीय कार्य होंगे तो उसमें व्यवधान आ रहा होगा। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करूंगा, और जितने भी प्रश्न आए हैं हम और डॉक्टर चंद्रा साहब मिलकर जवाब दे लेंगे। और पहले हम लोग अब डॉक्टर चुक साहब को सुनेंगे और उनसे आशीष वचन लेंगे। और मैं चाहूंगा कम से कम, अभी आज पहली बार एक ऐसा संयोग है, पर्यावरण का तो दिवस है ही आज हम बिक्री के लिए अपना नैनो यूरिया कलोल प्लांट से भेज रहे हैं, बुलंदशहर जिले में आ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य ने लाइसेंस बनवा लिया, 2 दिन में ही उन्होंने बना के दे दिया कि इतनी अच्छी चीज है, तो इसका लाइसेंस उन्होंने तुरंत बनवाया, क्योंकि बिना लाइसेंस के बेचने की इजाजत नहीं मिलती प्रदेश में। तो उन्होंने लाइसेंस बनवा लिया था, तो शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हो रही है। तो आज हम उसको बेचने के लिए भेज रहे हैं, और प्रयोग करने के लिए तो हमारे दरवाजे खुले हुए। उत्तराखंड राज्य में अगर पहाड़ के ऊपर जहाँ पे छोटे छोटे खेत हैं, किसानों को उर्वरक नहीं मिल पाते, ढुलाई में बहुत समस्या है, वहाँ पोषक तत्वों की आवश्यकता भी है, तो हमारे ये सागरिका और ये सब जो छोटे छोटे उर्वरक हैं जो बहुत प्रभावशील हैं, उनको आसानी से भेजा जा सकता है, और उनका प्रयोग भी बहुत लाभकारी होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। धन्यवाद विपणन निदेशक महोदय, आपने विस्तार से किसानों से संबंधित सभी बातों पर चर्चा की। हमारे बीच में आज प्रदेश के मुखिया कृषि सचिव डॉक्टर हरबंस सिंह चुग मौजूद हैं, जो कि एक मृदुभाषी एवं कुशल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रदेश में जाने जाते हैं। आप इससे पहले कि आपका हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, आपका संबोधन हो, तो मैं 2 मिनट में आपके बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर हरबंस सिंह चुग जी मूल रूप से उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी रहे हैं। डॉक्टर हरबंस सिंह चुग एक कृषक परिवार में जन्मे हैं। में विशेष रुचि होने के कारण आपने वर्ष 1970 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से कृषि एवं पशुपालन BSc AG एंड AH स्नातक डिग्री हेतु पंतनगर से स्नातकोत्तर आदि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात आपने वर्ष 1983 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत आप विभिन्न
प्रशासनिक पदों पर रहे तथा कृषि एवं कृषि कल्याण से संबंधित कई संस्थाओं में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उत्तर प्रदेश के मंडी परिषद लखनऊ में रहते हुए आपने कृषकों के उत्थान हेतु कई कार्यक्रम चलाए, जिसके अंतर्गत आम की किस्म नवाब का प्रचार एवं निर्यात के लिए आप चीन भी गए। आपने उत्तराखंड सीड एंड तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के पद पर भी आप रहे तथा क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु यूएसए में स्थित विश्व के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय हार्वर्ड तथा ड्यूक विश्वविद्यालय का भ्रमण भी किया। उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जनपद के जिलाधिकारी पद पर रहने के पश्चात आप सचिव गन्ना एवं चीनी सचिवालय, प्रशासन, खेल विभाग, कौशल विभाग, सेवा योजना, राजस्व विभाग, पंचायती राज, वन एवं पर्यावरण विभाग आदि अनेक पदों पर आप रहे। वर्तमान में डॉक्टर हरबंस सिंह चुग सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण उत्तराखंड शासन के पद पर रहते हुए आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में हैं। मैं पुनः आपका हृदय से स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि किसानों के बीच में अपनी बात रखने का कष्ट करें। डॉक्टर हरबंस सिंह चुग। नमस्कार, मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है सर, एकदम क्लियर। नमस्कार। ये सबसे पहले मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं दूंगा। और संयोग है कि 2021 के पर्यावरण दिवस की थीम भी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है। और आज हम एक, इसे संयोग ही कहूंगा कि हम इतने अच्छे कार्यक्रम में और हम उसी दिशा में बात कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने सम्मानित उपस्थित जन को संबोधित करूंगा, सर्वप्रथम मुझे स्मरण करना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो इनोवेटिव कार्य विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को द्वारा किया गया है, उसके मूल में यानी प्रेरणा के पुंज के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील थी, जिसमें उन्होंने मृदा स्वास्थ्य पर्यावरण की दृष्टि से यूरिया के एक्सेसिव यूज को रोकने के लिए अपील की थी और खास तौर पर फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कदम उठाने के लिए एक अपील की थी वैज्ञानिकों से। और मुझे प्रसंगवश यहाँ पे, यद्यपि वो हमारे बीच इस समय नहीं है, लेकिन सिटिंग हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी हैं, उनको भी मैं विद रिस्पेक्ट स्मरण करूंगा कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया, इसको ने एक बीड़ा उठाया और बीड़ा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की ओर काम करते हुए उन्होंने ये नैनो यूरिया के रूप में एक प्रोडक्ट दिया, जो कि टोटली फिट होता है माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के कंटेक्स्ट में भी, विश्व पर्यावरण दिवस के कंटेक्स्ट में भी और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के कंटेक्स्ट में भी। यहाँ उपस्थित हमारे डॉक्टर योगेंद्र कुमार विपणन निदेशक जी, जो पद से तो विपणन निदेशक हैं, लेकिन वो तो अथाह नॉलेज है उनकी और वैज्ञानिक मृदा सॉइल के बारे में और एग्रोनॉमी के बारे में उनकी नॉलेज जो है अथाह है और उन्होंने सभी एस्पेक्ट्स को छुआ है। निश्चित रूप से मैं उनको सराहना करूंगा कि बहुत ही अच्छे लीडरशिप है। और यहाँ पर पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक गण भी जुड़े हुए हैं। वाइस चांसलर साहब भी आई डोंट नो कि इस समय लाइन पर है नहीं, लेकिन वो उनकी काफी दिलचस्पी रही है इस कार्यक्रम में। हमारे सभी डीन डायरेक्टर्स और वैज्ञानिक गण इस पर लगातार इस दिशा में काम करते रहते हैं। और डॉक्टर रमेश चंद्रा जी को तो हमने सुना भी और डॉक्टर रमेश रालिया जी को भी सभी ने सुना। और एक हमारे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर हेमंत शर्मा भी पंतनगर से जुड़े हुए हैं।
और श्री NK सिरोही जी जो कि बहुत काबिल राज्य विपणन प्रबंधक के पद पर हैं, उनको भी मैं सम्मान पूर्वक संबोधन करना चाहूंगा। और सबसे बड़ी चीज कि भारत की शक्ति कहते हैं गांव में रहती है। हमारे उत्तराखंड के अनेकों सम्मानित कृषकगण जो कि आज हमसे इस लाइन पर जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं अपना आदर पूर्वक नमन करता हूं। और वैसे तो आपने नैनो यूरिया के बारे में बहुत कुछ सुन लिया है। अब इस पर बहुत कुछ अगर मैं कहूंगा तो वो चीजों को बार बार दोहराने वाली बात होगी, किंतु मैं बहुत सरल भाषा में ये कहना चाहूंगा कि जहां पर 2 रोटी से काम चलता हो वहां 4 रोटी डालकर 2 रोटी को वेस्ट करना बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि यदि हम आधी जीन्स डालकर, आधा फर्टिलाइजर डालकर उतना ही उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें अननेसेसरी 2 गुना बढ़ाना नहीं चाहिए। ना ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, ना किसान की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, ना पर्यावरण के लिए ठीक है, ना कृषक के लिए ठीक है। तो ये कॉमन सेंस बहुत ही क्लियर समझ में आता है कि हमें बेसिकली फर्टिलाइजर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ानी है। एक परंपरागत सोच थी कि हम जितना फर्टिलाइजर डालेंगे या हम जितना घी खाएंगे हम उतने मजबूत होंगे। समय के साथ साथ इंसान ने बहुत कुछ सीखा है। इंसान अपनी हेल्थ के प्रति भी कॉन्शियस हो गया है। उसे ये पता है कि मैं जो पहले घी खाता था वो सब लाभ ही नहीं पहुंचाता है, वो मुझे हानि भी पहुंचाता है। अब हम संतुलन की बात करते हैं कि हमें कितने फैट की रोज जरूरत है, कितने प्रोटीन की रोज जरूरत है। ये एक उसी दिशा में एक सोच है पौधों के बारे में, पौधों के जीवन के बारे में, कि हम अननेसेसरी ओवर यूज कर रहे थे, फर्टिलाइजर का ओवर यूज कर रहे थे और उसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे थे, चाहे वो डिजीज अट्रैक्शन के रूप में हो, इंसेक्ट अट्रैक्शन के रूप में हो, या सकुलेंसी के कारण। चुग सर आपका म्यूट हो गया है सर। चुग सर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ म्यूट करने की, बट सर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बोलो चुग सर आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए सर। इनोवेटिव प्रयास है, कदाचित मैं बोलिए सर, अनम्यूट है। आवाज आ रही है? अच्छा, फिर ये इफको जो है ये सहकारिता आंदोलन का एक लीडरशिप है इसके हाथ में, और सहकारिता आंदोलन की ध्वज पताका जो इफको के हाथ में है। 57 भारतीय सहकारी समितियों को मिलाकर 1967 में जिसने ये लीडरशिप संभाली थी, आज उसके माध्यम से इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे एक बहुत बड़े सेक्टर के हाथों में जा रहा है। और जैसा कि अभी बताया कि उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए तो इसकी बहुत उपयोगिता है। जहां हम फोलियर स्प्रे द्वारा इसको थोड़े से स्थान में कमा सकते हैं, तो सबसे पहली चीज क्योंकि स्टोरेज के लिए हमें जो पहले बहुत पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती थी उतनी आवश्यकता नहीं है। हम एक कट्टा जो जैसे हम कहेंगे उर्वरक का, उसके स्थान पर एक आधा लीटर की जितनी हमारी बिस्लरी की बोतल होती छोटी वाली, उतना लेकर चल सकते हैं। और उससे भी बड़ी चीज है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी कम हो जाती है। और स्प्रे द्वारा हम उतने ही नाइट्रोजन को हमें अप्लाई करने की आवश्यकता है
जितना वास्तव में पौधे को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं कृषकों को एक सरल भाषा में इसको बताने की एक चेष्टा कर रहा हूँ। स्प्रे में बहुत आसानी है। फसल उत्पादकता में वृद्धि के परिणाम जो अब तक जो टेस्ट हुए हैं, ये टेस्ट से पोषित है, जैसा कि वैज्ञानिकों द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। और सबसे बड़ी है कि इससे उत्पादन में वृद्धि हो रही है। मुझे ये बताया गया कि अभी इसको यद्यपि हम इस स्थिति में है कि अगर इसको 100% रिप्लेसमेंट कर भी दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, किंतु प्रारंभ में इसको की अवधारणा है कि अभी वो 50% जो हमारा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है उसको ही रिप्लेस करना जो है लक्षित है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कृषकों के लिए एक वरदान साबित होगा और हमारे देश के लिए एक आर्थिक रूप से इससे, चूंकि सब्सिडी पर भी बर्डन बहुत कम होगा, हम एक अननेसेसरी जिसकी आवश्यकता नहीं थी एक न्यूट्रिएंट को खरीद कर बहा रहे हैं मिट्टी में, तो यदि हमें उतनी ही आवश्यकता हो जितनी प्लांट को एक्चुअल नीड है तो हमारी सब्सिडी में भी एक बचत होगी। ये बचत बिना किसी उत्पादकता को या उत्पादन को कम किए है, इसका लाभ जो है कृषकों को मिलेगा और ये नेशनल इकोनॉमी के लिए भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो आज के इस अवसर पर मैं प्रबंध निदेशक जी भी जो यहाँ पर हमारे बीच में नहीं है, यहाँ बैठे नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो उनको भी मैं अपने बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मौके पर देना चाहूंगा और अपने किसानों से ये अपील करूंगा कि वो इस नई जो हमारी ये जो इनोवेशन है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों के बीच में एक नई चीज हमारे सामने आई है और एक नया इंट्रोडक्शन आया है, इसके लिए इसको की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और हमारे फार्मर्स हमेशा कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बीच भी हमारी अर्थव्यवस्था में तन मन धन से लगे रहते हैं। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि वो इस प्रोडक्ट का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार हमारे कृषकों के लिए, उनके समस्याओं के लिए सदैव तत्पर रहती है और मैं श्री एन.के. सिरोही जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने इतनी अच्छी फोरम उपलब्ध कराकर मुझे अपने किसानों के साथ, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और अपने मैनेजमेंट के साथ जुड़ने का मौका दिया और कृषकों के लिए एक तोहफा दिया और इसी के साथ मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे आमंत्रित करने के लिए आभारी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कृषि सचिव महोदय। आपके संबोधन से हमें निश्चित रूप से एक प्रेरणा और एक ऊर्जा मिलेगी ताकि हम भविष्य में आने वाले समय में और अच्छी तरीके से किसानों के बीच में किसानों की सेवाएं कर पाएंगे। तो आज का जो ये सेशन है उसमें आपसे हमें एक प्रेरणा भी मिली जिसमें कि हम और अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। इससे पहले कि नीरज जी जो किसानों के बीच में कुछ प्रश्न आए हैं उसको रखेंगे, मैं अनुरोध करूंगा नीरज जी से कि कुछ प्रश्नों को जो किसानों के बीच में है उसको रखें ताकि यहाँ पर उनका जवाब दिया जा सके। नमस्कार सर। करें और भी किसान भाई सवाल पूछना चाहें तो भेज दें चैट बॉक्स में। सर एक सवाल आया, पहला ये है, इसकी कीमत क्या रहेगी? 240 रुपए आधा लीटर की बोतल की कीमत होगी, 240 रुपए। और एक खास बात मैं इसमें ये बता दूं, सोसाइटी के लोग या रिटेल करने वाले लोग बिल्कुल चिंतित न हो। जो यूरिया के बैग में उनको मार्जिन मिलता है उससे ज्यादा मार्जिन भी मिलेगा। सर दूसरा सवाल है सर, सब्जियों में कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? सब्जियों में बहुत अच्छा प्रभाव इसका आता है। सब्जियों में स्प्रे करना होगा। सब्जियों में स्प्रे पहले से किसान भाई खूब करते हैं। तो जब आप यूरिया डालते हैं, जब देखें पौधे में आवश्यकता है यूरिया डालने की, उस समय आप यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया का स्प्रे करें। एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही साफ बात यह है कि जब आप यूरिया का इस्तेमाल करते हो उसी समय आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर लो।
उसमें जब आप ब्रॉडकास्ट करते हो, छिड़कते हो, इसमें स्प्रे करना है, केवल इतना फर्क। सर इसमें एक सवाल और है, क्या अलग क्रॉप के लिए अलग डोज की जरूरत होती है? सिंपल सामान्य डोज हमारी यही है कि 2 बार इस आधा लीटर की बोतल को प्रयोग करना है, 2 ml प्रति लीटर डालना है। एक परिस्थिति यह हो सकती है कि 2 ml प्रति लीटर डालें तो शायद उसमें बच जाए, अगर बचने की नौबत है तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। होता क्या है, जब प्रारंभिक अवस्थाओं में आप स्प्रे करते हैं तो 5 टैंक पानी जो 16 लीटर का है उसी में हो जाता है। जब फसल खूब खेत में भरी हुई होती है तो कुछ पानी ज्यादा लगता है, तो उस हिसाब से आप कर लें। डोज बढ़ाने की आवश्यकता वहां पे है जहां पे नाइट्रोजन की बहुत अधिक आवश्यकता है। जैसे कुछ जगह पे हमको ये दिक्कत आई, अब वो लंबा हो जाएगा। तमिलनाडु में धान के खेत में, पंजाब में, वहां पे थोड़ी दिक्कत आई, तो वहां पे चूंकि यूरिया लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहां पे यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल होता है वहां पे इसकी डोज को बढ़ाया जा सकता है। सर एक सवाल है, क्या पुरानी यूरिया पूर्णतः बंद हो जाएगी? पुरानी यूरिया पूर्णतः बंद करने का प्रयोग अपने आप कर लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा बंद होगी कि आधी देनी पड़ेगी। प्रयोग बहुत आसान है। अगर बेसिल ड्रेसिंग में डीएपी आपने डाली है तो तात्कालिक जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है वो पूरी होगी, और पहली सिंचाई के बाद आप यूरिया टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो वो ये टॉप ड्रेसिंग न करके नैनो यूरिया आप डाल दीजिए। 2 बार सामान्य रूप से लोग टॉप ड्रेसिंग करते हैं, कुछ लोग 3 बार भी करते हैं। तो जितनी बार टॉप ड्रेसिंग करें उतनी बार नैनो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें, फोलियर स्प्रे कर दें, तो मेरे ख्याल से खड़ी फसल में यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो बेसल ड्रेसिंग में यूरिया नहीं डाला है आपने, खाली डीएपी डाला है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से इसको बंद किया जा सकता है। लेकिन हम एक आपको केवल सलाह दे सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि आप इसको बंद कर दें। धीरे धीरे जब आपको अनुभव हो जाएगा आप खुद बंद कर देंगे। मात्रा घट बढ़ सकती है, केवल बस इतना ही है, क्योंकि नाइट्रोजन जो पौधों को चाहिए वो 80 ppm चाहिए जो कंसंट्रेशन होता है। हम 100 ppm का कंसंट्रेशन का सोल्यूशन स्प्रे करते हैं। जो कंसंट्रेशन आप स्प्रे करोगे नैनो यूरिया का, दैट विल बी 100 ppm। अगर 125 लीटर पानी में मिलाओगे तो, अगर आपके यहाँ पानी कम लगता है, मान लो किले वाली पहली सिंचाई के बाद वाली अवस्था में पानी कम लगेगा, तो वहां पे 250 ml अगर आप मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन 125 भी हो सकता है। तो हम 20% का कुशन पहले से ही मान के चल रहे हैं कि इसमें खेत की जमीन पे गिर के हमारा लिक्विड बर्बाद होगा। लेकिन जो पत्तियों पे पड़ेगा वो तुरंत अवशोषित होगा। क्यों अवशोषित होगा? क्योंकि पत्तियों पे चार्ज जो है वो निगेटिव है, पत्तियों का चार्ज निगेटिव होता है, और जो स्प्रे कर रहे हो सोल्यूशन उसका होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज वाले जब कण हैं निगेटिव चार्ज वाली पत्ती पे पहुंचेंगे तो तुरंत अवशोषित होंगे। इसमें कोई फिक्सर विक्सर भी डालने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है। सर अगला सवाल है, नैनो यूरिया जैविक कृषि और बागवानी के लिए उपयुक्त है? देखिए सभी के लिए उपयुक्त है। अब जैविक खेती का प्रयोग हमने आपको दिखाया, अगर आप कहोगे ऑर्गेनिक है क्या, तो मैं कहूंगा नहीं। हमने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए भी कई संस्थाओं में अप्लाई कर रखा है, लेकिन मात्रा इतनी कम होती है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में, लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है अपने आप। बागवानी फसलों में सब में प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए। नाइट्रोजन जिन फसलों को चाहिए वहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हो। खासतौर पे जो पल्स क्रॉप में आता है कि नाइट्रोजन की डोज ज्यादा हो जाती तो दिक्कत होती, इसमें वो दिक्कत नहीं होगी। आप दलहनी फसलों में डाल के देखो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्या नैनो यूरिया को कीटनाशक के साथ यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं एकदम हाँ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो बाजार में उपलब्ध 50 कीटनाशक और रोगनाशक हैं उनको हम अभी प्रयोगशाला में टेस्ट करा रहे हैं।
टेस्ट कराने पे अगर ये पाया जाएगा कंपेटेबल है तो हम सूची सभी संबंधित राज्य विपणन प्रबंधकों को भेज देंगे और हम अपने प्रोफेसर साहब को भी भेज देंगे, चंद्रा साहब को भी, क्योंकि ये भी हमारे इफको चेयर प्रोफेसर हैं। मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि अगर कोई किसान पूछता है तो आप भी बता सकते हो, तो एक किसान की सेवा होगी। सर एक आपको मिल जाएगी। सर एक सवाल है, क्या नैनो यूरिया का दूरगामी परिणाम, दुष्परिणाम हो सकते हैं कुछ? कोई परिणाम नहीं, मैंने पहले ही बताया अपने भाषण में कि इसमें क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा, फिर प्रोटीन बन जाएगा। अभी इसके साइज की वजह से लोग कहते हैं परिणाम। आपने देखा, स्लाइड दिखाई थी डॉक्टर आलिया ने, उसमें मधुमक्खी के ऊपर, केचुए के ऊपर, माइक्रोबियल पॉपुलेशन के ऊपर, मछली के एम्ब्रियो के ऊपर और आदमी के ऊपर, सबके ऊपर इसका टेस्ट किया जा चुका है। नैनो यूरिया में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। इससे ज्यादा खतरनाक और जहरीले आप कृषि रसायन प्रयोग कर रहे हो। मैं सभी किसान भाइयों से केवल एक ही अपील करूंगा, चाहे वो नैनो यूरिया का छिड़काव करें, चाहे किसी कृषि रसायन का छिड़काव करें, किसी भी चीज का छिड़काव करें, तो कम से कम मास्क न हो तो अंगोछे से नाक अपनी पूरी ढक लें और हाथ में ग्लव्स जरूर पहन लें। इतना काम जरूर करें। ये देखिए आपके हित में है। आवश्यकता से बहुत ज्यादा, अभी माननीय मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि आवश्यकता से बहुत ज्यादा अगर घी भी पी लिया जाए तो वो भी नुकसानदेह है। तो एक क्षमता है, इससे तो नुकसान नहीं होगा नैनो यूरिया से, क्योंकि नैनो यूरिया से नुकसान इसलिए नहीं होगा। अभी ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात कही थी डॉक्टर चंद्रा ने, वो जब होता है जब 5000 ppm का एक्सपोजर 3 महीने लगातार हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम जो एक्सपोजर होने वाला है वो 100 और 125 ppm का है। तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एक ऐसे तर्क वितर्क हो रहा था तो बोतल खोल के हाथ धो लिया गया, तो मतलब उसमें जब वो, तो उसमें बोतल के अंदर तो 40,000 ppm का कंसंट्रेशन है। यानी सामान्य रूप से कहीं किसी तरीके का दुष्प्रभाव नहीं है। अगर कोई कहे मैं नैनो यूरिया की बोतल पी लूंगा तो दुष्परिणाम होगा, थोड़ा दिक्कत होगी उसको। जैसे कीटनाशक या रोगनाशक हैं या आपके खरपतवार नाशक हैं, इनके सावधानियां आप रखते हो, इतनी ही सावधानी खाली इसमें रखनी है और कुछ नहीं करना। सर एक किसान का व्यक्तिगत सवाल है कि मुझे 10 एकड़ में केला लगाना है, केले की फसल, तो उसमें कितना नैनो यूरिया लगेगा? 1 एकड़ में 1 बोतल लगती है। केले की फसल थोड़ी बड़ी अवधि की है, उसमें जितनी बार केले की फसल में किसान भाई यूरिया का ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होंगे उतनी बार ही इसका छिड़काव करें। धन्यवाद सर। सभी क्वेश्चन आ गए लगभग किसानों ने जो दिए हुए थे। नीरज जी, इससे पहले कि नीरज जी सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करें, उपस्थित अधिकारियों को, किसान भाइयों को, इससे पहले कि आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करें, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा पुनः पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप साहब का, डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर कुमार शर्मा साहब का, डीन एग्रीकल्चर डॉक्टर एस.के. कश्यप साहब का, डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर ए.एस. नैन साहब का, और अर्थशास्त्री हमारे बीच में डॉक्टर मुरारी लाल शर्मा, डॉक्टर एम.एल. शर्मा साहब का, डॉक्टर रोहतास सिंह साहब का, डॉक्टर एम.एस. पाल साहब का, तथा पंतनगर के उन सभी साथियों का, 1978 बैच के हमारे सभी साथी जो कि ग्रुप से मिलकर हमारे साथ में निरंतर जुड़े हुए हैं और निरंतर हमसे पूछते रहे कि कब कार्यक्रम ये आयोजित होगा, उन सभी 1978 बैच के साथियों का भी मुख्य रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। वैसे तो मैं आभार करना चाहूंगा पूरी यूनिवर्सिटी के समस्त स्टूडेंट्स का, उनका, और धन्यवाद देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री नीरज कुमार जी का कि सभी उपस्थित। 1 मिनट नीरज आप रुक जाओ, एक सवाल और आ गया है, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या नैनो की एजेंसी सहकारी समितियों को ही मिलेगी या कोई किसान लाइसेंस बनाकर इसकी एजेंसी ले सकता है? देखिए भाई, प्रायोरिटी पे तो हम सहकारी समितियों को ही देंगे। जहां पे सहकारी समितियां क्रियाशील नहीं है वहां पे ही किसी अन्य को देने की बात हम सोच सकते हैं। और खास तौर पे उत्तराखंड में मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र में सहकारी समितियां क्रियाशील हैं, तो शायद चुग साहब भी देने नहीं देंगे किसी और को। तो मैं ये बात नहीं, लेकिन एक मैं आपको बताऊं, एक सुविधा हमने दी हुई है करीब 2-3 साल से। जितना भी नॉन सब्सिडाइज फर्टिलाइजर है, जितना भी नॉन सब्सिडाइज है, नॉन सब्सिडाइज क्या है, मतलब
आप यूरिया, एनपीके, डीएपी इनको छोड़ दो, जिसपे सरकार सब्सिडी देती है, उसको छोड़ के सभी प्रोडक्ट हम ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं। चाहे आपके बागवानी के लिए चाहिए, चाहे आपको घर के किचन गार्डनिंग के लिए चाहिए, चाहे आपको नैनो यूरिया चाहिए, तो आप उसको ऑनलाइन मंगा सकते हो। ऑनलाइन में एक और सुविधा हमने की है, अगर आप व्यवसाय के दृष्टि से आप देखते हैं ऑनलाइन वाले में, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएं तो किसान मित्र के रूप में, किसान साथी के रूप में, किसान सहयोगी के रूप में, अगर किसान भाइयों को प्रेरित करके ये लाभकारी उत्पाद उनको उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे, तो आपको ऑनलाइन किसानों के उत्पाद बुक कराने में, जितना बुक कराएंगे एक दिन में, उसका 4% ऑफ एमआरपी, 4% ऑफ एमआरपी, मान लो दिन भर में आपने 20,000 रुपए का प्रोडक्ट अपने गांव में किसान भाइयों को, ताऊ चाचा किसी भाई का बुक करा दिया सब मिला के, तो आपको 800 रुपए का अलग से हम पारितोषिक देंगे। यानी किसान की सेवा भी होगी, किसान दूसरे जो ऐसे उत्पाद हैं जो महंगे हैं उनको लेने से बचेगा और उसके घर पे उपलब्ध होंगे। घर भेजने का जितना खर्चा है हम देते हैं, इफको देती, उसमें किसान को कुछ नहीं करना है। अब नैनो यूरिया के शुरुआत में प्रसार के लिए अगर ये उचित पाया गया कि सहकारी समितियों के अतिरिक्त माध्यम को भी लिया जाए, ये सोच अगर बनती है उत्तराखंड में, आप तैयार होते हैं माननीय कृषि सचिव महोदय, सहकारिता विभाग के अधिकारी, खाद तो बिकने दीजिए सहकारी समितियों पे, लेकिन इसके लिए अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, बहुत सारे और केंद्र हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे एफपीओज बन रहे होंगे, और खासतौर में मैं लक्ष्य कर रहा हूं उन क्षेत्रों को जहां पे उर्वरक पहुंचते नहीं हैं, पोषक तत्व तो नहीं पहुंचते हैं, वहां के लिए अगर विशेष रूप से कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि गांव में बेरोजगार युवकों को इस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर हरवंश सिंह चुग जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने व्यस्ततम समय में से समय निकाल के हमें समय दिया और किसानों को जानकारी दी। मैं धन्यवाद करूंगा अपने विपणन निदेशक महोदय का और श्री योगेंद्र कुमार जी का कि उन्होंने अपना व्यस्त समय में से हमें समय निकाल के दिया और किसानों को लाभदायक जानकारी दी, जिससे किसान अवश्य ही लाभान्वित होंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर रमेश चंद्रा सर का कि उन्होंने हमें जानकारी दी और जो पंतनगर में जो प्रदर्शन लगे हुए थे उनके बारे में जानकारी दी कि नैनो का रिजल्ट कैसा रहा। मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर रालिया जी जिन्होंने नैनो उर्वरक का हिंदुस्तान में प्रथम बार आविष्कार किया, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ये एक हमारे देश के लिए क्रांति है कि भाई हमारे देश से है नैनो यूरिया की शुरुआत हो रही है। मैं धन्यवाद करूंगा उत्तराखंड से जुड़े कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों का, कर्मचारियों का। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी आईटी टीम का और खासतौर से श्री अनुपम तिवारी सर का कि जिन्होंने ये हमारा कार्यक्रम निर्बाध रूप से प्रसारित किया। मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद सर। नमस्कार साहब।